हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 जिसका एग्जाम अभी होना है। पहले फेज के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बाकी और सब्जेक्ट्स के भी इसमें जल्दी ही देखने को मिलेंगे। एमपी सेट का भी सर्टिफिकेट आ चुका है, तो अब बाकी सब्जेक्ट्स के भी इसमें शुरू हो जाएंगे जल्दी। वो आपको अपडेट कर देंगे, आप चैनल पे बने रहिएगा। सॉरी, देखिए ये हमारा वेबसाइट है myupsc.in gsnotes.in। ये आप टाइप कीजिएगा और यहाँ पे होम पेज पे आपको सामने ही लिखा हुआ दिख जाएगा कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड ऑफिशियल ऐप। तो वहां से ऐप के डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल में वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको उसमें अपना नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, जो भी उसमें डिटेल्स है वो फिल करके और उससे रजिस्टर हो जाइए, क्योंकि अब आगे आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट है उनका पीडीएफ है, सब ऐप पे ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है आप भी डाउनलोड कर लीजिए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा है वो इस नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऐप डाउनलोड करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। और ये पहला टेस्ट है। अब ये यहाँ से आपको ऐप पे ही देखने को मिलेगा। जो पिछले टेस्ट थे उनके पीडीएफ ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। जो उनके प्रैक्टिस टेस्ट हैं या तो इसमें जो रिवीजन होगा उसमें आगे करवाए जाएंगे, या फिर सेपरेट आपको जो साथियों ने पुराने ज्वाइन कर रखा आपको ईमेल पे भेज दिया जाएगा। लेकिन अब इस टेस्ट के बाद से, इस टेस्ट से ही आपको ऐप पे मिलेगा, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर जिन्होंने ज्वाइन कर रखा आपको तो हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। फिर भी कोई इश्यू आए, कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। लेट्स बिगिन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द परिव्राजक डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के परिव्राजक राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस राजवंश ने गुप्त काल के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया था। यह बिल्कुल सही है। परिव्राजक राजवंश ने 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी के टाइम पे मध्य भारत का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जिसमें अभी प्रेजेंट में आते हैं जैसे पन्ना, सतना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, इस पे शासन किया था। और इस राजवंश के राजा गुप्त साम्राज्य के सामंत के रूप में शासन करते थे। गुप्त साम्राज्य के सामंत मतलब जो मांडलिक बोलते थे उनको, उसके रूप में कार्य करते थे। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कपित, आधुनिक कायथा, उनकी प्राथमिक राजधानी क्या थी? ये इनकी प्राथमिक राजधानी थी कायथा, ये कहा जा रहा है। देखिए जो परिव्राजक राजवंश है, इसकी जो सत्ता का मुख्य केंद्र था या जो राजधानी थी वो नागोद हुआ करती थी। सतना में नागोद ये हुआ करती थी। नागोद या फिर जो पन्ना क्षेत्र था वो हुआ करता था। कायथा उनकी राजधानी नहीं थी। कायथा तो क्या है? उज्जैन का एक प्रसिद्ध चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जो एक महान खगोल शास्त्री वराहमिहिर की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा सही नहीं है, केवल फर्स्ट। और इसमें आपको ना सिर्फ जनरल स्टडीज की टेस्ट सीरीज, आपका जो सब्जेक्ट है उसकी भी टेस्ट सीरीज आगे देखने को मिलेगी। 1-2 सब्जेक्ट की तो अभी अवेलेबल है, बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं सभी की आपको इस पे ऐप पे आपका जो मेन सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, तमाम सब्जेक्ट्स के आपको उस पे ऐप पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस टेस्ट। और प्रैक्टिस टेस्ट में मिनिमम 25 आपके सब्जेक्ट में कम से कम आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। और जो जीएस वाला है तो उसमें तो 60+ कम से कम आपका रहेगा ही। जनजातीय विद्रोह घटनाएं और सूची, सेकंड, नेता को सुमेलित करना है इसमें। अमजेरा विद्रोह, ये राव बख्तार सिंह। अमजेरा विद्रोह राव बख्तार सिंह ने 1857 में अमजेरा में इसका नेतृत्व किया था। अमजेरा कहां पे है? ये धार जिले में है। मंडलेश्वर विद्रोह, भीमा नायक मंडलेश्वर विद्रोह में सक्रिय थे। भीमा नायक। टूरिया जंगल सत्याग्रह, दुर्गा शंकर मेहता ने सिवनी में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।
दुर्गा शंकर मेहता। और ये कब किया था? 1930 में, 1930 में। घुनघुरी जंगल सत्याग्रह है, तो घुनघुरी या फिर इसको बैतूल जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। घुनघुरी जंगल सत्याग्रह या बैतूल जंगल सत्याग्रह, जहां पे गंजन सिंह कोरकू ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसका जो करेक्ट आएगा 2143। 2143। द आदिवासी पूर्वज पूजा से संबंधित प्रसिद्ध गाथाकोट स्तंभ शिलालेख मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की किस जनजाति में पाया जाता है? देखिए, गाथाकोट या मृतक स्तंभ, मेमोरियल पिलर या फिर मृतक स्तंभ, गाथाकोट, ये कोरकू जनजाति में जो पूर्वज हैं उनकी स्मृति में स्थापित करने की एक परंपरा है, जो मीलो प्रथा के समान है। ये एक प्रथा है, मीलो कस्टम जिसे कहा जाता है, मीलो, उसके जैसा है कोरकू जनजाति। बृहत्तरी की साहित्यिक कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक की रचना की। उन्होंने वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक की रचना की बृहत्तरी ने, ये बिल्कुल करेक्ट है। वे परमार राजा भोज के समकालीन थे। नहीं, जो बृहत्तरी हैं उनके प्रसिद्ध सतकत्रे बोला जाता है इनको, सतकत्रे, जैसे श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, इसकी रचना की थी। वो लगभग 5वीं 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुए थे, जिसके कारण वो उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, उनके काल से जुड़े हुए हैं। किस काल से? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के काल से, 5 से 7वीं शताब्दी के टाइम पे। और जो परमार राजा है, परमार राजा भोज, वो तो 11वीं शताब्दी से संबंधित है। तो ये दूसरा करेक्ट नहीं है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित लोक चित्रकारों, कलाकारों को उनकी विशिष्ट शैलियों से सुमेलित कीजिए। कलाकार और उनकी कौन सी क्या आर्ट स्टाइल है, ये मैच करना है हमको। जोधैया बाई, बैगा पेंटिंग, बैगा पेंटिंग ये जोधैया बाई है। भूरी बाई, इनका है पिथौरा पेंटिंग। ननकुशिया श्याम है, ये गोंड पेंटिंग है। संतोष पासवान, चितेर पेंटिंग। तो ये जोधैया बाई है, बैगा कला से संबंधित है। भूरी बाई भील पिथौरा कला की प्रणेता है। ये ननकुशिया श्याम गोंड चित्रकला करती है, और संतोष पासवान ये बुंदेली चितेर कला के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थलों और जिलों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करना है। आवरा, मंदसौर, ये बिल्कुल करेक्ट है। डंगवाड़ा, उज्जैन, ये भी करेक्ट है। खलघाट, खरगोन, देखिए खलघाट है, ये एक बौद्ध पुरातात्विक स्थल है, बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये कहां पे है? खलघाट। ये खरगोन में नहीं है, ये धार में है। धार में अभी एक और ISI के जो अंडर में है, वो चर्चा में है, भोजशाला, जिसको अभी रिसेंटली ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है कि वो वाघ देवी का ही मंदिर है, जिसे भोजशाला कहा जाता है, जिसकी राजा भोज के टाइम पे उसकी स्थापना हुई थी, धार की। तो वो भी ध्यान रखना है। मां सरस्वती का मंदिर माना है उसको, और रिसेंटली आया वो डिसीजन ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का। तो ये जो खलघाट है, ये एक बौद्ध पुरातात्विक स्थल है, जो धार जिले में स्थित है, न कि खरगोन में। बाकी एरन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये सागर में ही है। इसका करेक्ट आंसर आएगा C। उत्कृष्ट परमार शैली की मूर्ति कला को दर्शाने वाला हिंगलाजगढ़ फोर्ट मध्य प्रदेश की किस सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थित है? ये परमार उत्कृष्ट परमार शैली की मूर्ति कला को दिखाता है, दर्शाता है हिंगलाजगढ़ फोर्ट। हिंगलाजगढ़ फोर्ट ये मालवा सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जो परमार कालीन मूर्तियां थी उनका एक प्रमुख मेन सेंटर पॉइंट था ये
और यह आता है मंदसौर में। ये मंदसौर जिले में स्थित है, जो मालवा कल्चर के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक कृति बुनियाद का पत्थर किसने लिखी है? बुनियाद का पत्थर है। इसके अलावा जीप पर सवार इल्लियां है, राह किनारे बैठे सज्जन, ये सब है जो शरद जोशी के व्यंग निबंध है। बुनियाद का पत्थर, जीप पे सवार इल्लियां या फिर राह किनारे बैठे सज्जन, ये उज्जैन में जन्म हुआ है शरद जोशी, उनके व्यंग निबंध है। भगोरिया उत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगोरिया उत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भील और भिलाला जनजातियों द्वारा दशहरा उत्सव के दौरान मनाया जाता है भगोरिया उत्सव। देखिए, भगोरिया बसंत ऋतु का त्योहार है जो होली से ठीक पहले मनाया जाता है, ना कि दशहरे के टाइम पे, तो ये गलत है। इसमें 3 चरण शामिल है भगोरिया उत्सव में, गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। तो ये सही है, क्योंकि इसमें भगोरिया में गुलालिया मतलब गुलाल लगाना, जो गोल गधेड़ो है वो एक पारंपरिक डांस, उसको कह सकते हैं पारंपरिक नृत्य खेल है, और जो उजाड़िया है वो बाजार के समापन का अंतिम दिन होता है। तो ये करेक्ट है, केवल सेकंड। द हिस्टोरिकल टेक्स्ट, मुगलों के खिलाफ बुंदेला शासकों के युद्धों का वर्णन करने वाले ऐतिहासिक ग्रंथ जंगनामा की रचना किस दरबारी कवि ने की थी? मुगलों के खिलाफ जो बुंदेला शासकों के युद्ध का वर्णन है, ये एक ग्रंथ है जंगनामा। इसकी रचना किस दरबारी कवि ने की थी? गोरेलाल पुरोहित ने की थी। किसने? गोरेलाल पुरोहित ने। गोरेलाल पुरोहित को लाल कवि के नाम से जानते हैं, गोरेलाल पुरोहित। इन्होंने पन्ना के महाराजा छत्रसाल के संरक्षण में छत्र प्रकाश और जंगनामा, जंगनामा के अलावा एक और है इनकी छत्र प्रकाश, इन दोनों की इन्होंने रचना की थी। एक बार फिर से रिवाइंड करवा देते हैं ताकि बाद में आप लोगों को इश्यू नहीं रहे। कुछ साथी क्या करते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं और शुरू में जो बताते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको मिस कर देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए, शुरू में अगर स्किप कर दिया है तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सामने ही आपको लिखा मिल जाएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड माय यूपीएससी ऑफिशियल ऐप, और उस पर क्लिक करते हैं आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में आप अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब डिटेल फिल करके उसको रजिस्टर कर लीजिएगा। और कोई इश्यू आए तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है आप उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर कीजिएगा जिससे आपने पहले ज्वाइन किया है। और जो नए साथी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज और आपका जो सब्जेक्ट है दोनों के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे एज पर सिलेबस। राजपीपला श्रेणी की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। और इसमें देखिए, जीएस में तो आपको सभी प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट में आपको प्रीवियस प्लस प्रैक्टिस दोनों मिलेंगे। राजपीपला श्रेणी की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। राजपीपला, इसका एक क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में। सतपुड़ा है, सतपुड़ा की ही है राजपीपला रेंज, राजपीपला श्रेणी ये सतपुड़ा की ही है। और इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ चले तो सबसे पहले आएगा पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पहले चूलगिरी आएगा। इसके बाद में बड़वानी पहाड़ियां आएगा दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे आएगा इसमें बीजागढ़, और फिर इसमें चौथे नंबर पे आएगा असीरगढ़। तो ये इसका सही क्रम रहेगा 1 2 4 3। मैच करना है रिवर और उनका ओरिजिन कहां से है, उनका उद्गम कहां से होता है, वो नदी कहां से निकलती है। टॉन्स रिवर है, टॉन्स रिवर ये निकलती है कैमूर रेंज से, निकलती है सतना से। टॉन्स का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है, सतना के झीरिया से। एग्जैक्ट जगह सतना में
जीरिया। देनवा है, देनवा महादेव पहाड़ियों से निकलती है, देनवा महादेव पहाड़ियों से निकलती है। पार्वती है, पार्वती ये सीहोर से निकलती है। कहां से निकलती है? सीहोर। ये जीरी है सीहोर जिले में, वहां से निकलती है पार्वती। और पेंच रिवर है, ये तामिया से निकलती है, छिंदवाड़ा से। तो ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन रिवर का भी आता है। मध्य प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? मध्य प्रदेश का कौन सा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जिसमें हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है? ये मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर में है। मध्य प्रदेश के सभी जो 11 क्षेत्र हैं उनमें सबसे अधिक बारिश यहीं होती है। और यह है जो नॉर्थ हिल्स रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है इसको, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश के जो आते हैं मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, ये सब मध्य प्रदेश के जिले इसमें ही शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टी के वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इन मध्य प्रदेश। मिश्रित लाल और काली मिट्टी मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। मिक्स रेड एंड ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनिएंटली फाउंड इन द मालवा रीजन। गहरी काली मिट्टी, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, क्योंकि मालवा के पठार में मेनली साधारणतः मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित लाल और काली नहीं, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित लाल और जो काली मिट्टी है वो बुंदेलखंड और विंध्याचल का जो क्षेत्र है इसमें पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे मध्यम काली मिट्टी ही है। मध्यम काली मिट्टी जो मालवा पठार में पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी मध्य प्रदेश में काली मिट्टी की सभी श्रेणियों में सबसे बड़े क्षेत्र पर है। देखिए अभी हमने बताया कि गहरी काली मिट्टी नहीं बल्कि मध्यम काली मिट्टी है। गहरी काली मिट्टी तो ये तो 3.5% के आसपास क्षेत्र पे ही है, जबकि मध्यम काली मिट्टी है ये लगभग 37-38% के एरिया में है मध्य प्रदेश। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बॉक्साइट खदान हिंडाल्को रेणकूट संयंत्र को कच्चे माल की आपूर्ति करती है? हिंडाल्को का जो एल्यूमिनियम संयंत्र है उसको जो कच्चा माल की आपूर्ति है वो होती है अमरकंटक। अमरकंटक पठार जो अनूपपुर शहडोल एरिया, वहां से निकाला गया बॉक्साइट सीधे उत्तर प्रदेश में जो रेणुकूट है उसमें हिंडाल्को का जो एल्यूमिनियम संयंत्र है उसको भेजा जाता है। मध्य प्रदेश में लागू सामाजिक वानिकी योजनाओं के सही संयोजन कौन सा है? इसमें से सामाजिक सोशल जो फॉरेस्ट्री स्कीम है उनका पूछा है। पंचवन योजना 1976, सामाजिक वानिकी योजना 1980, लोक वानिकी योजना 1999, ये सभी करेक्ट है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए जाने जाने वाली शीतरेखी और गरगज गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भीमबेटका के अलावा मुरैना में आसन नदी घाटी के किनारे पे जो प्राचीन चट्टानी आश्रय स्थल है जिनमें शीतरेखी, इसके अलावा गरगज और एक और है लीचीछग और है, ये 3 यहीं पे है। भीमबेटका में तो है ये प्रागैतिहासिक शैल चित्र, भीमबेटका के अलावा मुरैना में है आसन नदी के किनारे ये प्रागैतिहासिक शैल चित्र। और कौन कौन से? शीतरेखी, गरगज, इसके अलावा तीसरा है लीचीछग। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान में भारत में रॉयल बंगाल टाइगर का घनत्व सबसे अधिक है। ये सही नहीं है, क्योंकि माधव जो बांधवगढ़
राष्ट्रीय उद्यान है उसमें यह घनत्व सबसे अधिक है। माधव में नहीं है, बांधवगढ़ में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 माधव इससे गुजरता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सीताकुंड और रामपुरा भानपुरा पठा मध्य प्रदेश की किस नदी घाटी से जुड़ी भौगोलिक विशेषताएं हैं? देखिए, चंबल नदी मंदसौर में रामपुरा भानपुरा पठार को काटते हुए गहरे गॉर्ज बनाती है, और सीताकुंड पास ही चंबल नदी पारिस्थितिकी तंत्र है, ये यहाँ पे एक दर्शनीय स्थल है। ये तो चंबल रिवर ये कट करता है थ्रू द रामपुरा भानुपुरा प्लेट्यू मंदसौर में, और ये वहीं पे है सीताकुंड, चंबल नदी का जो ये पूरा सिस्टम है उसी के पास। मध्य प्रदेश की किस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना है जिसको संजय सरोवर परियोजना के नाम से जानते हैं? ये अपर वेनगंगा परियोजना है, सिवनी जिले में है अपर वेनगंगा परियोजना। इसको जो फेमस है, ये जनरली इसको कहा जाता है संजय सरोवर परियोजना। एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है ये। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने राज्यपाल नियुक्त होने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे बीडी शर्मा। बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है भगवत दयाल शर्मा ने 1980 से और 84। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने वाला पहला राज्य था। यह बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत 2001 में एक संशोधन के माध्यम से ग्राम न्यायालयों की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश ने नए कानून के तहत सबसे पहले तीन स्तरीय पंचायती राज है उसकी स्थापना की, और फिर ग्राम न्यायालय प्रावधान सहित ग्राम स्वराज प्रणाली को 26 जनवरी 2001 को लागू किया था। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के कालानुक्रमिक क्रम सबसे पुराने से नए, मतलब सबसे पहले कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे, फिर उनके बाद में कौन, उनके बाद में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, सबसे पहले से बाद में। काशी प्रसाद पांडे हैं। काशी प्रसाद पांडे ये रहे हैं 1967 से और 72 तक। तेजलाल टेमरे हैं, तो ये तेजलाल टेमरे रहे हैं 1977 से और 1980 तक रहे हैं। गुलशेर अहमद ये विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं 1972 से और 1977 तक। और ईश्वरदास रोहाणी ये 2003 से और 2013 तक रहे हैं। तो ये सीरीज रहेगा 1, 3, 2, 4। ये ध्यान रखिएगा 100% एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है या तो राज्यपाल का या फिर विधानसभा अध्यक्ष का, और इस पे सफिशिएंट प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पहले भी कई क्वेश्चन करवाए हैं। मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय आयोग का गठन किस वर्ष एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत की गई थी। हालिया आर्थिक रुझानों के अनुसार चालू कीमतों पर मध्य प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धित में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, इसमें कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? इसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो प्राइमरी सेक्टर, जिसको एग्रीकल्चर और अलाइड कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, लगभग 45% के आसपास है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास केंद्रों को उनके संबंधित जिलों से सुमेलित करना है।
बोरगांव ये छिंदवाड़ा में है। ये क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बोरगांव, ये छिंदवाड़ा में है। मालनपुर, मालनपुर इज इन भिंड। मेघनगर है, मेघनगर ये झाबुआ में है। और मनेरी है, ये मंडला में है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य में पीएम किसान लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 6,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। अतिरिक्त ये दी जाती है, बिल्कुल दोनों ही सही है। एडिशनल दिया जाता है पीएम किसान बेनिफिशियरीज को, तो टोटल मतलब 12,000 हो जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है? महिला साक्षरता अलीराजपुर में मध्य प्रदेश और भारत दोनों में ही सबसे कम साक्षरता दर है। सबसे कम महिला साक्षरता दर ना सिर्फ मध्य प्रदेश, पूरे देश में अलीराजपुर 30.29%। मध्य प्रदेश के किस शहर में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर स्थापित है? रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर है ये जो लोकल कपड़ा निर्माण है उसको बूस्टअप करने के लिए, स्थानीय जो कपड़ा निर्माण है उसको बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश का आधिकारिक रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर ये जबलपुर में स्थित है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ऑफ मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1250 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये अब बढ़ चुका है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं की आयु सीमा 21 से 60 वर्ष है। ये बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ही, ये पहला सही नहीं है, बढ़ा दिया अभी। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य को क्षेत्र से कौन सा लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? राय नृत्य है। राय मध्य प्रदेश का स्टेट डांस है, राज्य नृत्य है और जो मेनली बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। राय ये मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य भी है और बुंदेलखंड। मटकी है। मटकी मालवा में शादियां या त्योहारों के टाइम पे महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है ये मालवा। गणगौर है। गणगौर निमाड़ क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो गणगौर उत्सव के टाइम पे किया जाता है, निमाड़। अहिराई है, ये बघेलखंड के जो यादव अहिर समुदाय इनके द्वारा किया जाता है। अहिराई है, इसको बरेदी भी कहा जाता है, बघेलखंड रीजन। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है? फिशिंग का अर्थ क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में? फिशिंग होता है एक प्रकार का साइबर अटैक, जहां हमलावर क्या करता है, नकली ईमेल या वेबसाइट का यूज करके और लोगों की संवेदनशील जो व्यक्तिगत डेटा है तो उसको धोखा देता है, फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिर फिरौती वगैरह, रैंसम वगैरह मांगता है, वो होता है फिशिंग। शुरू में ऐसे विश्वसनीय इकाई के रूप में आएगा, बाद में फिर ये धोखा करता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, इसका गठन पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को करवाने के लिए 1 फरवरी 1994 को किया गया था। एन.बी. लोहानी मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मध्य प्रदेश का कौन सा पठार चंबल नदी द्वारा उत्पन्न अवनलिका अपर्दन गली इरोजन की उच्चतम तीव्रता के लिए जाना जाता है? ये सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, मध्य भारत पठार, ये
विशेष रूप से जो भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले हैं, इनमें जलोढ़ मिट्टी की बनावट के कारण चंबल नदी द्वारा यहाँ पे गंभीर रूप से जो गली इरोजन है, और स्पेशली जो बीहड़ का क्षेत्र है वहां पे। मध्य प्रदेश की किस हस्ती को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? ग्वालियर की पैरा कैनोयर प्राची यादव को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2023 से सम्मानित किया गया था, प्राची यादव को। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, उनको शूटिंग के लिए मिला था अर्जुन पुरस्कार। तो ये ध्यान रखना। पिछले 2-3 साल के करंट अफेयर्स तो हम 18 महीने का ही लेके चल रहे हैं, वो सफिशियंट होता है। लेकिन जो अवार्ड्स वगैरह हैं वो क्या होता है, कई बार 23 का अवार्ड 24 में या 25 में दिया जाता है, उसका अनाउंसमेंट 24 में होता है, 25 में दिया जाता है, तो फिर 2-3 साल लगते हैं। लगता है 23 का है, लेकिन ये चर्चा में 2025-26 तक रहते हैं। तो हम पिछले 2-3 साल के जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स ये हैं, ये लेके चल रहे हैं, क्योंकि एमपीपीएससी में इस तरीके से पूछे जाते हैं, पहले भी और अभी भी पूछे जाने के चांसेज हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी परत डेटा राउटिंग और कनेक्टिविटी के लिए जिम्मेदार? जो हमारे सिलेबस में आईसीटी है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में कौन सी लेयर डेटा राउटिंग और कनेक्टिविटी के लिए? तो ये नेटवर्क लेयर होता है। नेटवर्क लेयर आईओटी आर्किटेक्चर में नेटवर्क लेयर मतलब कम्युनिकेशन लेयर, और इसमें इसका यूज करके परसेप्शन लेयर द्वारा एकत्र किए गए डेटा को प्रोसेसिंग सर्वर पर भेजने और रूट करने के लिए यही जिम्मेदार होता है, नेटवर्क लेयर। बुंदेला राजवंश के निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। बुंदेला रूलर है सारे, बुंदेला शासक, तो सबसे पहले कौन, उसके बाद में कौन, इस तरीके से पूछा है। सबसे पहले रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह जिन्होंने 1531 में ओरछा की स्थापना की थी। फिर छत्रसाल का देखते हैं हम, तो महाराजा छत्रसाल ने औरंगजेब के टाइम के थे, उनके शासनकाल के कालीन थे, 17वीं शताब्दी के अंत में। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व भी किया था, ये 17वीं 18वीं शताब्दी। मधुकर शाह है, तो मधुकर शाह 1550 से 1554 से थे 1592 तक मधुकर शाह। वीर सिंह देव हैं, इनका अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वीर सिंह देव बुंदेला, ये जहांगीर के टाइम पे रहे थे 1605-1627। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा उस हिसाब से 1342, 1342। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और सेवा की शर्तों से संबंधित है? ये राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी सेवा से आर्टिकल 153 में कहा है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, और आर्टिकल 155 में कहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। मध्य प्रदेश में संजय गांधी युवा और नेतृत्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये नर्मदापुरम जिले में है, पचमढ़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से एक भारतीय कॉरपोरेट या सरकारी इकाई द्वारा डिजाइन किया गया है या भारतीय सर्च इंजन परियोजना के रूप में जाना जाता है? क्यूमामू है, क्यूमामू को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, भारत का पहला प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। बायडू तो चाइना का है, येंडेक्स रूस का है, और डक डक गो ये अमेरिका का है। ये रसिया का है, ये चाइना का है, और ये इंडिया का है। मैच करना है इनको, गुफा और कौन सी जगह है, केव्स का आता है क्वेश्चन। उदयगिरी की गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाएं वराह अवतार मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं ये, और विदिशा में है।
भीमबेटका गुफाएं हैं, तो भीमबेटका गुफाएं ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और रायसेन जिले में है। बाघ गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं ये बौद्ध गुफाएं हैं और धार में है। मडा की गुफाएं हैं, मडा की गुफाएं ये शैलकृत्य गुफाएं हैं जो सिंगरौली में है। 3124। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में एनएलपी का पूर्ण रूप क्या है? किसके संदर्भ में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में एनएलपी का पूर्ण रूप क्या है? एनएलपी होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक मशीन लर्निंग की तकनीक है ये, जो कंप्यूटर को मानव भाषा की जो व्याख्या है उसके करने के लिए उसमें बदलाव और उसे समझने की क्षमता देती है ये। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा सही स्टेटमेंट है? लारूकाज नारायण देव के सम्मान में गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। लारूकाज ये नारायण देव को समर्पित एक पवित्र त्योहार है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उपजाति प्रधान पुरोहित जैसे धार्मिक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है, ये सही नहीं है, क्योंकि प्रधान गोंडों के संगीतकार भाट होते हैं, जबकि पुरोहित या धार्मिक कार्य बैगा या जो देवोरी हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। हालिया आर्थिक आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? पर कैपिटा इनकम में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? ये इंदौर है और दूसरे पे भोपाल है। मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस के संदर्भ में एमपी ऑनलाइन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एमपी ऑनलाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये एक तरीके से जो जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज, उनको एक जगह प्रोवाइड करवाता है। एक एकीकृत एकल खिड़की प्रणाली कह सकते हैं इसको। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दिस वन। हाल के अभिलेखों के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बांधवगढ़ का ऐतिहासिक किला स्थित है? बांधवगढ़ का किला ये उमरिया जिले के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है और इसका ऐतिहासिक संबंध जो बघेल राजवंश के शासक थे उनसे है और रामायण में भी इसका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश की मलाज खंड खदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मलाज खंड मध्य प्रदेश ये भारत में तांबायस के सबसे बड़े ओपन कास्ट भंडार के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल करेक्ट है। बालाघाट जिले में है ये मध्य प्रदेश के। मलांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट का संचालन ये HCL द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा, और ACR भारत की सबसे बड़ी ओपन कास्ट तांबे की खदान है। ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रतिमान या तकनीक डिजिटल प्रणालियों में विकेंद्रीकृत लेन देन को सुरक्षित करने के लिए गणितीय क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है? देखिए, जो ब्लॉकचेन तकनीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक लेजर के जैसे है, विकेंद्रीकृत बहीखाता जिसे कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। इसमें लेन देन के ब्लॉक को सुरक्षित रूप से जोड़ने या फिर जो क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग है उसका यूज करती है, जिससे पूरी तरह से सेफ और छेड़छाड़ मुक्त हो जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चीता पुनरुत्पादन परियोजना के लिए हाल ही में चर्चा में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस वन मंडल क्षेत्र में स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये श्योपुर वन मंडल, ग्वालियर जो सर्किल है उसमें आता है श्योपुर वन मंडल। श्योपुर और मुरैना जिलों में फैला हुआ है ये। यहाँ प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीकी चीतों को सफलतापूर्वक यहाँ पे लाके बसाया है।
मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी थी ये, दूसरी महिला आईएएस ऑफिसर थी और पहली राज्यपाल थी मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। 1989 से 1990 तक, 1989 से 90 तक मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल के रूप में काम किया इन्होंने। जबकि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती जी। और पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? जमुना देवी। ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री है, ये पहली महिला मुख्यमंत्री है और ये पहली महिला राज्यपाल है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नमस्कार।